कासिम तेली साहब, आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे बजट को, जो हुकूमत का दावा है, जो इसको रिलीफ बजट का नाम दे रही है और साथ ही साथ उनका क्लेम कि बिजनेस फ्रेंडली बजट था, तो कितना बिजनेस फ्रेंडली बजट आपको नजर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाकई में रिलीफ बजट होगा और वाकई में जिस तरह हफीज शेख साहब ने हमसे कमिट किया कि ये रिलीफ बजट होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। आज ये बजट देख के मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जहाँ तक नए टैक्स की बात थी, वो मेरी समझ में ये आया है कि नया टैक्स नए नाम से नहीं होगा, यानी कि वो फलाना टैक्स की जो नया नाम हो, यानी कि सलमान शाह टैक्स कर दो या सिराज तेरी टैक्स कर दो, दूसरी बात है, वो टैक्स कोई नहीं लगाया। मगर जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे, उन टैक्सेस में काफ़ी रद्दोबदल किया है और टैक्सेस बढ़ाए भी है उन्हीं टैक्सेस में। नंबर 2 बात यह है कि ये पिक एंड चूज बजट है। ये इन्होंने रिलीफ दिया है जो इनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है, सीमेंट में कम कर दिया इस तरह करके, या टूरिज्म इंडस्ट्री को दिया है। बाकी लोकल इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल में कुछ किया है मगर लोकल इंडस्ट्री को कुछ नहीं किया। देखिए मसला क्या है, लॉकडाउन की वजह से 2-2.5 महीने फैक्ट्रियां बंद रही, अभी जाके खुली है। 2-3 महीने से बिठा के तनख्वाहें दे रहे थे, सब लॉसेस में है। अक्रॉस द बोर्ड इनको देना चाहिए रिलीफ। हमने इनसे रिक्वेस्ट यही की थी और इन्होंने कहा था कि गौर करेंगे। वो ये था कि आप बिजली गैस को भी कम करें, आप टैक्सेस में जो कम कर सकते हैं, सेल टैक्स है मिसाल के तौर पे, हम तो आधा मांग रहे थे, आधा नहीं 1-2% भी कम कर देते अक्रॉस द बोर्ड, ताकि पूरी इंडस्ट्री को या सारी बिजनेसेस को, चाहे इम्पोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे कोई SMEs हो, छोटा ताजिर हो, सबको थोड़ा सा एडवांटेज मिले, उनके पास कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाए और उनके पास कैश फ्लो हो और वो अपने धंधे को संभाल सके। ये सर्वाइवल बजट होना था। ये अल्फाज है मैंने उनको बहुत दफ़ा समझाया कि भाई देखो, इट शुड बी अ सर्वाइवल बजट। इसलिए कि आप एक बात समझ लें कि अगर ये बिजनेसेस सर्वाइव नहीं करेंगी, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना इनके हिसाब से शायद चला गया है। मेरे ख्याल से ये कोरोना जब तक है, वी हैव टू लिव विद इट। और अगर हम सरवाइव नहीं करेंगे उसके साथ, तो इनको टैक्स कहाँ से आएगा, इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? इनको तो ये करना था कि अपने खर्चे कम 1-2 क्वार्टर्स में तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बड़ी बात, एक मिनट, एक बात सुन ले। फिस्कल स्पेस की जो बात होती है ना, IMF ने अपने डेब्ट सर्विसिंग मौखर कर दी, G20 ने टाइम दे दिया। ये अगर चाहे तो जिस तरह सलमान शाह साहब कह रहे हैं, इनको सारे रीशेड्यूल करे और मौखर कराए और वो पैसे को इस्तेमाल करके सर्वाइवल की बात करे, आपकी बिजनेसेस को सर्वाइव कराए। अगर वो नहीं कराते और ये इनको ये पैसे मिले, ये कहाँ जाएंगे? इनको ये असल में पिक एंड चूज करके ये दे रहे, कुछ इंडस्ट्री को कुछ को नहीं दे रहे। वो इंडस्ट्रीज भी आप ये सोचे कि कोरोना की वजह से उठेगी कि नहीं। आप आधी से ज्यादा बिजनेसेस को मार दोगे। 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने में आप देखना कि बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, कहाँ से टैक्स लाएंगे? समझे आप मेरी बात? तो ये बजट ना तो रिलीफ बजट है और सही है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि ये तो एक पिक एंड चूज है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑब्वियसली एक इंसेंटिव दिया गया, उनको एक बहुत मेजर रिलीफ पैकेज जो है वो मिला। और टैक्सेस जो है, आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टैक्सेस नहीं है, लेकिन कासिम तेली साहब, आपने भी पहले बताया कि जो इंडस्ट्रीज के हालात हैं, आपने कहा कि वो भी अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ जो है उनको नहीं फराहम किया जा रहा। अब वज़ीर आज़म जो हैं वो तकरीर करते हैं और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बहुत साजगार हैं, बाहर से लोग आएँ यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अब दुनिया भर के इन्वेस्टर जो हैं वो शायद इथोपिया और कंबोडिया जाने को तैयार हैं, बल्कि जा भी रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि आप उनको काम ही नहीं करने देते। अब ये जो मामला है कि अगर आप जॉइंट वेंचर की तरफ जाते भी हैं किसी इंडस्ट्री के, तो वहाँ पे भी आपके पास बाकायदा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, वीक गवर्नेंस जो है वो आपको नज़र आती है। आपको बताया नहीं जाता कि जी एनर्जी टैरिफ कितना रखा जाएगा, टैक्सेस कितने लगाए जाएंगे। तो ये मामला जो है, ये टेकअप आपने किया है हफीज़ शेख साहब के साथ?
इस पे तो इस वक्त बजट की बातें हुई थी, तो इसलिए बजट की बातें थी, मगर मैं एक बात ही पॉइंट आउट कर लूँ शाह साहब को कि वो ये है कि देखे, ये बैंकरप्सी उन लोगों की होगी ज़्यादा जो बैंकों से काम नहीं करते। देखिए एसएमईज बहुत सारे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बैंकों से पैसा नहीं लेते, और वो मीडियम एसएमईज हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज जो बैंकों से लेती, इसलिए कि कुछ रिलीफ तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो ये स्टेट बैंक की पॉलिसीज की वजह से मिला है, मगर वो रिलीफ इतना नहीं है, और वो भी जाहिर है कि बैंकिंग रिलेशन जिसके हैं उस हिसाब से मिला होगा, और वो 4% पे जो इन्होंने स्कीम लाए थे। मेरा मसला क्या है कि जो हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है वो जो बैंकों से या तो काम नहीं करती या करती भी है तो वो इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो अगले 2-3 महीने में निकल जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो बात की आपने सादिया, देखे खान साहब के फोकस है वो है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दूसरा फोकस है टूरिज्म, तो उसको तो ये लोग ठीक कर रहे हैं। बाकी चीजें जो इनके मॉनिटरिंग कर रही है, जो इकोनॉमिक टीम है, वो टीम की मर्जी चल रही है। और जैसा शाह साहब ने कहा ना कि जाहिर है कि इसमें IMF का इन्वॉल्वमेंट होगा, दूसरों का होगा। अब इनको ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि जमीन पे क्या है। कराची में आके देखें 17,000 इंडस्ट्रीज है, हम इनको दिखाते हैं क्या हाल में है। अभी 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद लोकल इंडस्ट्री खुली है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ये बेनिफिट दे रहे थे और दे रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये तो बताएं GDP का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कितना है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 8% या 9% है, अगर मेरी भूल हो तो करेक्शन कर देंगे ये दोनों बैठे हुए इकोनॉमिस्ट। ये और बाकी 90% प्लस एग्रीकल्चर है, लोकल इंडस्ट्रीज है। टैक्सेस और रेवेन्यू इनको कहाँ से आता है? लोकल इंडस्ट्रीज से आता है। लोकल इंडस्ट्रीज को इन्होंने बंद रखा था, उसके बाद 2 महीने के बाद खुला है। अब वो टैक्सेस भी देने हैं उनको, उनका रेवेन्यू का उनको रेवेन्यू भी दें, और वो नौकरियों पे आदमियों को तनख्वाहें भी दे 3 महीने के, और इंडस्ट्री भी चलाए बड़ी मुश्किलों से। और अभी भी 100% नहीं चल रही इंडस्ट्रियाँ, लॉकडाउन है, मसले मसाइल है, वो अपनी जगह पे चल रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि अब बात हो रही है तो हमें उसका भी ख्याल रखना है, SOPs पे फॉलो अप भी नहीं हो रहा, वो भी अलग मसला है। अब दोनों चीजें साथ करनी है, तो हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए ना। वो अपना रोल प्ले नहीं किया उन्होंने। वो अब जैसे आगे कोई स्कीमें लेकर आए, छोटे ताजरों के लिए लेकर आए, उस इंडस्ट्रीज के लिए लेकर आए जो बैंकों में नहीं है, तो कम से कम आपको रेवेन्यू देगा कौन? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये जितने भी इन्होंने टारगेट्स बनाए हैं, साथ में एक लफ्ज इन्होंने ये भी कह दिया था शेख साहब ने कि हमें पता नहीं आगे क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और मैं समझता हूँ कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ये बजट रिवाइज होगा। इसलिए रिवाइज होगा कि कोरोना जाएगा नहीं तो क्या करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं, हर हुकूमत कहती है, और स्पेशली PTI की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने मंशूर में तालीम और सेहत का बड़ा जिक्र किया था, लेकिन अभी आप और स्पेशली कोरोना के बाद की सूरत हाल के अंदर जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है, उसके बाद भी क्या हुकूमत की वो प्रायोरिटीज़ पे नज़र आ रहा है आपको कि तालीम और सेहत अगर बात करें तो 30 अरब और 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए रिस्पेक्टिवली इन दोनों शोबों के लिए? देखें, ये तो प्रोविंशियल बजट होता है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ और एजुकेशन ये प्रोविंशियल हैं, और जब प्रोविंशियल बजट आएंगे तो हम उसको देख के एवेल्युएट कर लेंगे। लेकिन आई थिंक फरहान ने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की हैं जो आई थिंक थोड़ी सी उसके ऊपर हमें फर्दर नज़र डालनी चाहिए। नंबर 1 है कि हमारे 2 बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक तो है हमारा बिजली का इशू, और वो इस तरह से इशू है कि उसका जो सर्कुलर डेट बनता जा रहा है, वो आपने बिजली का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है जो वो उसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है, क्योंकि IPPs जो हमने बनाए हुए हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, वायबल नहीं है, और इनमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, करप्शन, हर चीज़ मौजूद है। उसकी कीमत हम कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं, अनलेस कि आप उन PPP
IPPs के मायदों को रद्द कर दें और कहें जी हम नहीं करते तो आपका सर्कुलर डेट तो बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने सस्पेंड ज़रूर किया है, लेकिन उसका शेडो अभी तक हमारे पास है। और इस बजट में अगर आप देखें तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि IMF ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, और वो है कि -0.5% प्राइमरी डेफिसिट होगा। जब ये डेफिसिट होगा तो जो भी आप खर्चा करेंगे उसके लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि उस 0.5 को मीट करने के लिए एक आप दे रहे हैं बजट एस्टिमेट्स रेवेन्यू का, जो कि अनरियलिस्टिक हो सकता है गिवन दी अनसर्टेनिटी, लेकिन वो IMF की एक मुझे डिक्टेशन लगती है जो इसको इस वक्त कंट्रोल कर रही है। सो आई थिंक एक्चुअल फैक्ट जो है वो ये है कि आगे चल के जो डिसरप्शन नज़र आ रही है इन प्रोडक्शन एंड जो बातें हम पहले कर चुके हैं, तेली साहब ने भी की हैं, ज़ुबैर साहब ने भी की हैं, फरहान ने भी ये बातें की हैं, ये कोई आसानी से हल नहीं होगी चीज़ें। इसमें नंबर 1 जिस किस्म की डिसरप्शन है वो अगर आप इंटरेस्ट रेट 0 भी कर दें तो वो डिसरप्शन ठीक नहीं होगी, क्योंकि डिमांड ख़त्म हो चुकी है। डिमांड की एक कंप्रेशन हुई है जिससे पहले प्रोडक्शन लॉस हुआ है, प्रोडक्शन लॉस से इनकम लॉस हुआ है, इनकम लॉस से फिर कंजम्पशन लॉस हुआ है, और ये